हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं एक्वा क्लासेज में। देखिए, कुछ क्लासें लेक्चर पीछे अपने पढ़े, उसी सीरीज में हम आगे बढ़े। तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में हम सबसे पहले बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक के लेक्चर चाहे एक हो चाहे दो हो, प्रत्येक लेक्चर में सबसे स्टार्टिंग के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती कैसे है, ऑर्गेनिक होती क्या है, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस में क्या क्या कंटेंट काम आते हैं, क्या रूल्स फॉलो होते हैं। तो पहले उनके रूल्स के बारे में, इफेक्टेड फैक्टर के बारे में, जो प्रभाव है उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके कुछ बेसिक रूल्स पढ़ेंगे और उसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आगे इंपॉर्टेंट क्लास है वो लेके आएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले, यानी हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बॉन्डिंग किस प्रकार होती है और बंध से नया बंध कैसे बनता है, पुराना बंध कैसे टूटता है, ये हमें पता होना चाहिए। यानी प्रत्येक परमाणु के बीच जो कार्बन की बात करें तो कार्बन होगा तो ही ऑर्गेनिक है, वो तो पहली चीज, तो कार्बन तो होगा उसमें, अदरवाइज दूसरे भी हो सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कार्बन क्योंकि कार्बनिक है, कार्बन से बने हुए कार्बन के व्युत्पन्न है, उनके बारे में हम बात करेंगे। और उनके बीच में जो बॉन्ड काम करता है ना बेटा, कार्बन के बीच में जो बंध बनता है, ये आपको सबसे पहले 10th क्लास में पढ़ा होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा, 12th क्लास में पढ़ा होगा। ये जो बॉन्ड बनता है ना, ये बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड को ये कह दो सहसंयोजी बॉन्ड कह दो, सहसंयोजी बंध कह दीजिए आप। तो सहसंयोजी बंध बनता है बेटा। ये सहसंयोजी बंध जो बनता है, ये सहसंयोजी बंध बनता है साझा करने से। इलेक्ट्रॉनों का बेटा साझा होता है और साझा करने से बंध बनेगा, सहसंयोजी बंध बनेगा। सहसंयोजी बंध जब भी बनता है, वहां प्रत्येक बंध के निर्माण में पहला बंध जो बनता है वो सिग्मा बंध है। सिग्मा बंध में चाहे वो पाई बंध हो, बंध जब भी बनेगा वहां पूरा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यानी इलेक्ट्रॉन युग्म भाग ले, इलेक्ट्रॉन युग्म भाग लेगा प्रत्येक कार्बन के बीच में। तो ये हो गया कार्बन से बना हुआ यौगिक, कार्बनिक यौगिक। ठीक, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन इतना ही नहीं पढ़ते, कार्बन के साथ होने वाली अभिक्रिया भी पढ़ते हैं। तो कार्बन से जो अभिक्रिया करता है उसे अभिकर्मक कहते हैं। अभिकर्मक क्या है ये तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, पर अभिकर्मक इससे क्रिया करके उत्पाद जब बनाता है, अब ये उत्पाद किस प्रकार बना, क्यों बना, कैसे बना, क्या प्रभाव, क्या रूल यहां लग रहे हैं, इस चीज के बारे में बताने वाला हूं। यानी कि ये बंध टूटा कैसे, क्यों टूटता है, कैसे टूटे, कैसे टूटने से स्थायी होगा और कैसे टूटने से वो अस्थायी होगा, क्या संभावना ज्यादा होती है, किसकी संभावना कम होती है, ऐसा बने तो क्या होगा, ऐसा दूसरा स्थायी अस्थायी बने तो क्या होगा। यानी कार्बनिक यौगिकों में बंध जो टूटेगा कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन युग्म जोड़ा है। इलेक्ट्रॉन युग्म जोड़ा हो सकता है बराबर बराबर टूट के जाए, उसकी संभावना बहुत कम होती है। पहली बात तो संभावना जो है वो इलेक्ट्रॉन जोड़ा पूरा का पूरा किसी एक परमाणु पर जाए, इसकी पूरी संभावना है। अब किस पर जाएगा? सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किस पर जाएगा, किस ओर जाएगा, तो यानी किस उसका विस्थापन किधर होगा। इस विस्थापन को समझाने के लिए कुछ बेटा प्रभाव है जिनके बारे में आज मैं बताने वाला हूं। ये प्रभाव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ी मदद करने वाले हैं। क्या मदद करेंगे? विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में हम चलेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से या क्वेश्चन कैसा आएगा, क्या मदद करेगा ये। तो क्या पढ़ने वाले हैं? सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन के प्रभाव जो है ये हम पढ़ने। सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन कैसे होता है, इस विस्थापन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेंगे प्रभाव हमारे कैटेगरी में आते हैं 4 प्रभाव। पहला प्रभाव है प्रेरक प्रभाव, दूसरा प्रभाव है अनुनाद प्रभाव, तीसरा प्रभाव है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, चौथा प्रभाव है अतिसंयुग्मन प्रभाव। ये 4 प्रभाव है बेटा। सबसे पहले प्रभाव की बात करता हूं मैं, प्रेरक प्रभाव की। ठीक, प्रेरक प्रभाव क्या समझाता है? ये हमारा है प्रेरक प्रभाव। क्या समझाता है प्रेरक प्रभाव? सुनिए, प्रेरक प्रभाव समझाता है कि 2 परमाणु है हमारे पास और वो आपस में अटैच है, हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है।
जो परमाणु की बात मैं कर रहा हूं वो परमाणु अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग का मतलब उनकी विद्युत ऋणता अलग अलग होनी चाहिए। आवर्त सारणी में आप जानते हो हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता अलग होती है, क्लोरीन की क्या होती है, अलग होती है। भिन्न भिन्न विद्युत ऋणता वाले परमाणु होने चाहिए और भिन्न भिन्न विद्युत ऋणता जिनकी है उनके बीच क्या होगा कि जो बंध है ना, एक सहसंयोजी बंध है, वो बंध के इलेक्ट्रॉन का जोड़ा पूरा का पूरा वो उस ओर जाएगा जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी। आप जानते होंगे हाइड्रोजन क्लोरीन में से किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्लोरीन की तरफ खिसकेगा या क्लोरीन उसे आकर्षित करेगा। आकर्षित करने से क्या होगा, क्लोरीन पर आएगा आंशिक ऋणावेश, पार्शियली क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। जिस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर चार्ज नेगेटिव आता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर चार्ज पॉजिटिव आता है। पहली चीज तो ऐसा, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, ऐसे एग्जांपल जिसकी बात करते हैं वो ध्रुवीय अणु है। बट मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो ऑर्गेनिक में कार्बन श्रृंखला है। कार्बन की श्रृंखला इस प्रकार की है, इस कार्बन श्रृंखला के अंदर एक समूह ऐसा जोड़ दिया ये वाला। इसका अगर मैं सिंबल रूप में लूं तो ये अपने आप में हेलोजन है, और हेलोजन का मतलब आपको पता है सत्रिय वर्ग के तत्व, क्लोरीन हो चाहे फ्लोरीन हो चाहे वो ब्रोमीन हो सकता है, ये तत्व इस कैटेगरी में आते हैं। इनमें से कोई यहां जुड़ा है तो होगा क्या, तो वही बात, विद्युत ऋणता ज्यादा है इसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से इसकी ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी ओर खींचेगा। अपनी ओर खींचने से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किस ओर आकर्षित होगा, हेलोजन की ओर, तो पीछे कमी आएगी कार्बन के ऊपर। इसकी कमी को पूरा करने के लिए ये खिंचाव इस अगले वाले कार्बन पे लगाएगा, पर थोड़ा और कम, आंशिक, तो आंशिक का भी आंशिक प्लस इस पे लगा, कमी इस पे लग रही है तो उससे भी आंशिक का आंशिक इसके ऊपर लगेगा। लगभग इसका प्रभाव या खिंचाव बल, किसी समूह के द्वारा इलेक्ट्रॉन के जोड़े को खींचने का प्रभाव लगभग 4 कार्बन तक होता है। 4 कार्बन के बाद प्रभाव 0 हो जाता है। आई प्रभाव, प्रेरित प्रभाव को कौन सा प्रभाव कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो 4 कार्बन तक इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है, उसके बाद में वो नेग्लेक्टली 0 हो जाता है। तो कार्बन श्रृंखला में जुड़ने वाला समूह एक तो ऐसा है। एक समूह मान लो कार्बन में ऐसा हो कि तो लेने वाला है, कोई देने वाला हो, तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ जाए। इलेक्ट्रॉन दाता समूह कौन सा होता है ये भी आपको बता दूं। इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह कौन सा होता है ये भी आपको बता दूं। ग्राही समूह है लेने वाले, नाइट्रो खींचने वाला, साइनो खींचने वाला, COH अम्ल समूह खींचने वाला, एल्डिहाइड खींच, ये सारे के सारे समूह आपको दिख रहे हैं। ये अधिक शक्तिशाली है अपने आप में, चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, ये भी अपने आप में खींचने वाले हैं, आकर्षित करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह कहेंगे। इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जब भी जुड़ते हैं प्रेरक प्रभाव लगाते हैं। कौन सा वाला, 2 प्रकार का प्रभाव बांट दिया गया। माइनस प्रभाव लगाते हैं, ये क्या लगाते हैं, माइनस प्रभाव लगाते हैं। बोले तो आकर्षित करने वाला समूह किसी श्रृंखला में जुड़ा है तो वो -I प्रभाव लगाएगा। और यदि देने का काम करता है दाता समूह, और दाता समूह का काम करता है एल्किल समूह। बेटा दाता का काम करता है एल्किल समूह, और एल्किल समूह की बात करें जैसे कि मेथिल होवे, चाहे वो एथिल होवे, और भी बड़ा समूह है जैसे प्रोपिल होवे, चाहे ब्यूटिल होवे, 3 कार्बन का हो सकता है, 4 कार्बन का हो सकता है, आइसोप्रोपिल हो सकता है, आइसोप्रोपिल समूह हो, ऐसे और भी बड़े समूह हो, ये सब दाता का काम करते हैं, देंगे। और देने वाले बेटा प्रेरक प्रभाव +I भाव प्रदर्शित करते हैं। प्रेरक प्रभाव 2 प्रकार का हो गया, +I प्रभाव और -I प्रभाव। +I इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, -I इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, ये कार्बन श्रृंखला है, कार्बन श्रृंखला से जुड़ा है क्लोरीन। यहीं पर दोनों को समझ सकते हैं। क्लोरीन यहाँ खींचने का काम कर रहा है, तो ये खींचने का काम कर रहा है तो इस पे आंशिक ऋणावेश आएगा, तो पीछे वालों पे आंशिक क्या आएगा, धनावेश आएगा। एक चीज आपको एक और चीज समझ में आ रही होगी कि ये अगर खींचने का काम कर रहा है तो खींचने वाला आकर्षित करने वाला -I प्रभाव प्रदर्शित करता है, और जब ये देने का ही काम कर रहे हैं तो देने की वजह से इस के प्रभाव को +I प्रभाव कह सकते हैं। बोले तो कार्बन के द्वारा जो प्रभाव प्रदर्शित किया जा रहा है वो +I प्रभाव हो गया, और क्लोरीन के द्वारा, फ्लोरीन के द्वारा, ब्रोमीन के द्वारा जो मैंने यहाँ लिखे थे वो सारे तत्व -I प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। अब ये काम क्या आता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज तो ये काम क्या आता है। तो काम यहाँ से क्वेश्चन जो आता है, ये हर बार क्वेश्चन आता है, अम्लीयता का क्रम। अम्लीयता का क्रम पूछा जाता है आपको किसी भी श्रृंखला में। जैसे आपके पास ऐसा समूह है, अम्ल की श्रेणी ले रहा हूँ और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये अम्ल है हमारे, फॉर्मिक अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल है,
ये एक और बड़ा अम्ल है, और भी बड़े ले सकते हैं, 3 से समझ सकते हो आप। वैसे तो अम्लीयता का क्रम बताना है। अम्लीयता के क्रम में जो प्रभाव लगता है प्रेरणिक, ये 2 है, प्लस लगाए एक माइनस लगाए, तो सीधी सी बात है अम्लता का संबंध लगता है -I प्रभाव के तो समानुपाती, बट +I के उल्टा होता है। +I प्रभाव बढ़ता है तो अम्लीयता घटती है, ये घटती है तो ये बढ़ता है, पर माइनस बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, माइनस का सीधा सीधा संबंध लगता है। अब आ जाओ एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल हमारा है, उसमें ये अम्ल समूह है, ये अम्ल समूह है और ये भी अम्ल समूह है। दूसरी चीज, इस अम्ल समूह के साथ जुड़ा है हाइड्रोजन, यहाँ मेथिल और यहाँ एथिल। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा ये समूह क्या प्रदर्शित करते हैं। ये तो कोई प्रभाव बताता ही नहीं है। एक बात याद रखना, हाइड्रोजन प्रेरणिक प्रभाव नहीं बताता। मेथिल बताएगा तो +I बताएगा, एथिल भी बताएगा तो +I बताएगा। अब ये बताओ कि ज्यादा कौन बताएगा, तो ज्यादा शक्ति तो इसमें है देने की, तो ज्यादा ये बताएगा। ज्यादा ये बताएगा तो देने के आधार पर इसकी शक्ति ज्यादा हुई तो प्रेरणिक प्रभाव प्लस वाला इसका मान ज्यादा है, इसका प्रेरणिक प्रभाव कम है, तो प्लस वाला उल्टा संबंध रखता है अम्लीयता के साथ। ये ज्यादा तो अम्लीयता कम, ये कम तो अम्लीयता ज्यादा। और जहां प्रेरणिक प्रभाव प्लस वाला 0 ही है ना, जहां प्रेरणिक प्रभाव लग ही नहीं रहा ना, वहां तो +I प्रभाव 0 है, मतलब ये तो बहुत ज्यादा है, अनंत होगा ना, अनंत। अरे 0 का भाग दो किस संख्या में, किस संख्या में, तो अनंत आएगा। अम्लीयता बहुत ज्यादा, तो सीधी सी बात है उल्टा संबंध है। तो प्रेरणिक प्रभाव बेटा जहां ज्यादा है तो कम, अम्लीयता कम, सबसे कम, और सबसे ज्यादा इसकी होगी। ये अम्लीयता का क्रम हुआ। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है यहाँ की बात करें तो फ्लोरीन की अगर बात करूं मैं, तो फ्लोरीन परमाणु -I प्रभाव बताता है, क्लोरीन भी -I बताता है और ब्रोमीन भी -I बताता है। -I कौन ज्यादा बताता है ये सोचो, ज्यादा शक्तिशाली फ्लोरीन है तो सबसे ज्यादा -I ये बताएगा, इससे कम इसका प्रभाव और सबसे कम ब्रोमीन का प्रभाव होगा। इस चीज को देखो आप, ग्राफ देखो इसका, सबसे कम ज्यादा, बहुत ज्यादा, माइनस वाला प्रभाव। अब समझो अम्लीयता का संबंध माइनस से कैसा है, सीधा, ज्यादा का ज्यादा और कम का कम कर दो। अम्लीयता सबसे ज्यादा इसकी और सबसे कम ब्रोमीन वाले अम्ल की। शक्तिशाली जो होगा ना माइनस में वो सबसे आगे, कमजोर वाला पीछे, पर धनायन में शक्तिशाली पीछे और कमजोर सबसे आगे होगा। ये अम्लीयता के क्रम से सीधा क्वेश्चन आता है प्रेरणिक प्रभाव से। अपने आप में ये एक बहुत अच्छा प्रभाव है, हालांकि और प्रभाव से कमजोर इसको माना गया है, या और प्रभाव कहीं लग रहे हो ना तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। दूसरा प्रभाव है अनुनाद प्रभाव। कौन सा प्रभाव है, अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव देखिए, अनुनाद प्रभाव हम इसकी किसी अणु की अनुनादी संरचना से समझ सकते हैं। या अनुनाद प्रभाव का मतलब क्या होता है, इसमें हमें देखने को मिलता है पाई, 2 पाई हो सकते हैं। पाई में भी क्या इलेक्ट्रॉन ही तो है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ही होता है, सिग्मा हो चाहे पाई हो। पाई बंध का स्थानांतरण होता है, या पाई कहीं नहीं है तो वहां कोई लोन पेयर होगा जरूर, उस लोन पेयर और पाई के बीच में आपस में स्थानांतरण होगा, तो बंध स्थानांतरण इनके बीच में भी हो सकता है, या कह सकते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इनका भी स्थानांतरण हो सकता है, क्योंकि वास्तव में इलेक्ट्रॉनों का ही होता है। पाई की इलेक्ट्रॉन हो जाए, चाहे वो पाई लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन हो जाए, लोन पेयर अकेला फ्री इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इनके बीच स्थानांतरण हो जाए। अब स्थानांतरित किधर से किधर होगा वो तो आवश्यकता के हिसाब से। एग्जाम्पल बताता हूँ, OH में OH के पास होता है, हेलोजन कोई सा भी ले लो उसके पास लोन पेयर है, मतलब वो लोन पेयर रखता है। OR की बात करें रखता है, एमीन समूह की बात करें रखता है, एमीन में तो भी वहाँ लोन पेयर है। जहाँ जहाँ लोन पेयर है वहाँ लोन पेयर होने की वजह से वो देने का गुण रखता है। एक बात मैं बता दूँ, ये जो अनुनाद प्रभाव है इसको रेजोनेंस बोलते हैं, इसलिए इसे R प्रभाव भी बोलते हैं, इसको मेजोमेरिक भी बोलते हैं, इसलिए इसे M प्रभाव भी कहते हैं। एक चीज तो ये समझ लो आप, इसे M प्रभाव, इसे मेजोमेरिक प्रभाव कहते हैं, मेजोमेरिक प्रभाव कहते हैं। एक बात तो ये मेजोमेरिक प्रभाव यही प्रभाव है, M प्रभाव इसी का नाम है। बट यहाँ मैंने कहा लोन पेयर जो रखता है, अब लोन पेयर जहाँ रखता है वो लोन पेयर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, हर फ्री इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे मुझे ऐसा लगता नहीं वो किसी दूसरे से लेगा, नहीं लेगा, वो देगा दूसरों को। देने की वजह से, दाता की वजह से यहाँ अनुनाद प्रभाव में 2 प्रकार के प्रभाव हो जाते हैं। एक तो +R प्रभाव, तो यदि किसी अणु के अंदर
यदि किसी अणु के अंदर उस अणु में ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रखते हैं, लोन पेयर युक्त इलेक्ट्रॉन रखने वाले कोई भी समूह यदि जुड़े हैं तो वहां +R प्रभाव प्रदर्शित किया जाएगा। और यदि बात करें कि वहां एक्सेप्ट करने वाले, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, पाइबंद को खींचे चाहे अपनी तरफ, तो पाइबंद को खींचने वाले जैसे कि CHO, ये तो एल्डिहाइड है, जैसे कि कीटोन समूह, जैसे कि अम्ल समूह, जैसे कि एस्टर समूह, ये अम्ल है, ये एस्टर है, जैसे कि साइनो समूह, ये भी खींचता है, जैसे कि नाइट्रो समूह, ये शक्तिशाली है अपने आप में। इनसे आपस में पाई स्थानांतरण होगा, देखना अभी पाई स्थानांतरण होगा, जबकि यहाँ लोन पेयर में पाई जा रहा है। यहाँ देखने को ये मिलेगा कि लोन पेयर किस में जाके कन्वर्ट हो रहा है, पाई में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि यहाँ पाई टूटेगा और पाई बनेगा, पाई टूटकर पाई बन जाए, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन ये तो देने का काम करेंगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दाता, इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, जबकि ये वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह अगर है तो वो प्रदर्शित करेगा -R प्रभाव। ध्यान से समझना, -R प्रभाव प्रदर्शित किया जाएगा, किसके द्वारा, इन समूह के द्वारा, और इन समूह के द्वारा +R प्रदर्शित किया जाएगा। अब दूसरा प्रश्न यह आता है कि ये कहाँ काम आता है, क्या इनसे ज्ञान होता है। पहली चीज तो इनको नोट कर लेना, आप नोट करने के बाद आप प्रत्येक जो चीज बता रहा हूं उसको वैसे अप्लाई करना, और जो चीज बताई जा रही है वो हमेशा के लिए एक मंत्र की तरह याद रखना। अनुनाद प्रभाव को समझने के लिए मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेके आया हूं, उस एग्जाम्पल को देखिए आप। ये होता है बेटा बेंजीन, ये है बेंजीन, और बेंजीन से सबसे पहले मैं समझाना चाह रहा हूं आपको +R प्रभाव, समझना इस चीज को। +R प्रभाव समझने के लिए मुझे ऐसा समूह जोड़ना पड़ेगा जिसके ऊपर लोन पेयर हो, ये लो, NH2 समूह के ऊपर लोन पेयर होता है, OH के ऊपर लोन पेयर होता है, कोई सा भी ले सकते हो आप, तो ये मैंने ले लिया, ठीक। अब लोन पेयर मैंने कहा था, लोन पेयर है तो देने का काम करेगा, देगा वहां जहां पे लोन पेयर देने से, पाई को तो देने से फायदा नहीं, कि पाई का मतलब तो बेटा ये है कि डबल बॉन्ड वहां पहले से ऑलरेडी ज्यादा है, तो वहां तो देना या उसके द्वारा लेना पॉसिबल ही नहीं है, तो ये लोन पेयर उसको दे देगा जहां सिंगल बॉन्ड है। इस चीज को समझना आप, नेगेटिव यहां से, यानी ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ना, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहां दिया जाएगा कि सिग्मा बन जाए। अभी तक इसके ऊपर है, NH2 समूह के ऊपर, एक एक चीज समझते जाओ। इसने दिया तो पीछे कमी आई ना, कमी आई पर यहां ज्यादा हो गए, यहां अभी संभावना ये होगी कि डबल बॉन्ड बनेगा। इस डबल बॉन्ड के बनने से ये होगा कि यहां कार्बन की वैलेंसी ज्यादा होने वाली है, कार्बन की वैलेंसी 2 तो यहां और 2 यहां, 4 1 5, ऐसा पॉसिबल है नहीं। इसके लिए फिर यहां से कोई डबल बॉन्ड है तो उसे टूटना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को बेचारे को सिमट के एक ही कार्बन पे समाहित होना पड़ेगा। अब तक तो 2 कार्बन के बीचों बीच था, अब एक ही कार्बन पे चला गया, वो बंदे जाना पड़ा, उसे क्या करें, जाना पड़ा ना, ठीक। चला गया तो जहां गया ना, एक चीज समझो, वहां इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा गया, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा एक नेगेटिव को प्रदर्शित भी करता है, और जहां से इलेक्ट्रॉन आया वहां कमी हो गई है। इस चीज को समझना आप। देखिए क्या हुआ है, यहां अनुनादी संरचनाएं बनाने जा रहा हूं, इसकी अनुनादी संरचना के लिए चिन्ह लगाते हैं। हुआ क्या, ये संभावना अभी की देखने को मिली कि यहां अभी डबल बॉन्ड बन चुका है, नाइट्रोजन NH2 था और NH2 के ऊपर बेटा प्लस आ चुका है, ये प्लस आ गया, और प्लस आने के साथ साथ यहां पे डबल बॉन्ड बन गया क्योंकि लोन पेयर जोड़ा नीचे आया था, ठीक। इसके आने से पाइबंद यहां से टूटकर यहां आने से यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, अभी इलेक्ट्रॉन का पूरा जोड़ा, पाइबंद का जोड़ा इस कार्बन के ऊपर इकट्ठा हो गया आके, ठीक। एक चीज और समझ लीजिए इस चीज को, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा ज्यादा देर के लिए एक जगह नहीं बैठ सकता क्योंकि वो स्थायी नहीं अपने आप में, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा यहां से जाने की कोशिश करेगा, और जाकर कहां जाएगा, पड़ोसी पे जा सकता है, ज्यादा दूर दौड़ नहीं सकता। ये पड़ोसी पे जाके डबल बॉन्ड बनाने के लिए कहेगा कि मैं डबल बॉन्ड बनाना चाहता हूं, कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बॉन्ड बना सकता है, एक बॉन्ड पहले से है, दूसरा बॉन्ड अभी बनाएगा। उस बंद को फिर स्थायी होने के लिए यहां कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो चुकी है, इस वजह से अगले बॉन्ड को फिर टूट के अगले कार्बन पे इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर एक कार्बन पे अगले कार्बन पे इकट्ठा होता है तो क्या बनाएगा, क्या करता है, देखिए आप। इस प्रकार ये बंद अभी यहां नया तो था जो बंद, वो टूट गया और यहां बंद बन गया, बनाना ये बंद यहां की,
ठीक, ऊपर वैसी की वैसी डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन NH2 के ऊपर प्लस है। ठीक, आगे हम बात करें तो यहां आ गया नेगेटिव चार्ज, आया ना अभी भी नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड यहां था वैसा का वैसा ही डबल बॉन्ड है। तो ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा समय के लिए रह नहीं सकता, नेगेटिव चार्ज फिर से बॉन्ड बनाने के लिए आगे की तरफ बढ़ेगा। आगे बढ़ने से ये बंद की वैलेंसी ज़्यादा होने से ये बंद कहेगा कि आगे कार्बन पे चला जाए, आगे कार्बन पे चला जाए तो इस कार्बन फिर समा गया, इस कार्बन पे इकट्ठा होके फिर क्या बनाता है देखिए। आगे इसी प्रकार ये जो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा था उसने तो बना लिया बंद, ये बंद बन चुका था और यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, ऊपर वैसा का वैसा ही डबल बॉन्ड NH2 जहाँ कमी है तो उसे प्लस के द्वारा प्रदर्शित कर ही रही है। यहाँ अभी आ गया नेगेटिव, आगे इस नेगेटिव चार्ज यहाँ फिर नहीं रुक सकता तो आगे बंद बनाना पड़ेगा। इसके बंद बनाने के चक्कर से इस बंद को टूटना पड़ेगा, टूट के वापस से प्लस मतलब बेटा कमी होती है, कमी किसी के आ जाने से पूरी हो जाती है। तो पूरी हो गई कमी यहाँ और कमी पूरी हो गई तो क्या बन चुका है देखिए। लास्ट स्टेप में ये पूर्व स्थिति में आ गया, केवल बंदों की या इलेक्ट्रॉनों के जोड़ों की स्थिति बदल गई। बंद यहाँ बन गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन वैलेंसी पूरी, लोन पेयर जोड़ा वापस से अपने घर लौट गया। ये हो गई अनुनादी संरचना। वास्तव में अगर रिजल्ट के रूप में देखें तो एक चीज हुई है यहाँ, इन सब का एक कोम्बो बनाना चाहे तो कोम्बो क्या बन सकता है, सब संरचनाओं का एक रूप मिला के क्या बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाओ और ट्रिपल बॉन्ड से प्रदर्शित करेंगे। ऐसा समूह था बेंजीन वाला, उसमें घूम रहा है नेगेटिव चार्ज, पूरे पे घूम रहा है नेगेटिव, देखो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। ऊपर था नाइट्रोजन, देखना ऊपर है नाइट्रोजन NH2 समूह, लोन पेयर का जोड़ा था वो नीचे की तरफ आ रहा है, जिस वजह से यहाँ कमी आई और यहाँ आंशिक रूप से डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इस संरचना को अनुनादी संकर कहते हैं और बाकी जो बच गई इनको सबको अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। इसके अलावा अनुनादी संरचनाएं होती है सारी अस्थायी होती है, कुछ देर के लिए बनती है पर उससे स्टडी हो जाती है काफ़ी सारी चीज़ों की। और अनुनादी संरचनाओं के होने से उसका ये पता चलता है कि जो भी अणु है ना, यहाँ जो भी अणु है वो अणु अपने आप में स्थायी है, जो भी अणु है अपने आप में स्थायी है। जिस भी अणु में अनुनादी संरचनाएं देखने को मिलती है, अनुनाद प्रदर्शित करता है, वो अणु अपने आप में स्थायी है। संरचनाएं स्थायी नहीं बता रहा हूं मैं, उस अणु को मैं स्थायी बता रहा हूं, बात समझना इस चीज को, तो वो अणु स्थायी है। प्रश्न ये हो गया कि एक चीज तो मैं बता दूं, बेंजीन के ऊपर यदि NH2 समूह है तो इस उदाहरण का नाम है बेटा एनिलीन। नाइट्रोजन समूह के ऊपर लोन पेयर है तो लोन पेयर देने की प्रवृत्ति की वजह से नाइट्रोजन वाले समूह को लुईस क्षार कहते हैं और लुईस क्षार की कैटेगरी में ये आता है नाइट्रोजन वाला समूह। नाइट्रोजन वाले समूह में आप देखोगे जैसे कि R के साथ जुड़ जाते हैं ना NH2, R के साथ NH2 जुड़ता है तो लोन पेयर देने की वजह से ये अपने आप में अम्ल है, लुईस क्षार है। बट क्या यहाँ बेंजीन के ऊपर जुड़ जाने के बाद भी NH2 समूह लोन पेयर देने की वजह से क्या लुईस क्षार है? प्रश्न ये आता है। नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी आपको पूछा जाए तो देखिए, एक चीज तो मैंने ये कही कि लुईस क्षार का मतलब होता है लोन पेयर देने वाला। अब लोन पेयर देने के लिए होना भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए। बट यहाँ देखने को क्या मिला कि लोन पेयर जोड़े को तो वो बेंजीन को दे चुका है, बेंजीन को दे दिया तो बाहर तो नहीं दे रहा है, बेंजीन को नहीं देना चाहिए। अरे बाहर वाले किसी समूह को देवे तो ही वो लुईस क्षार है, अन्यथा वो लुईस क्षार थोड़ी होगा, वो लुईस क्षार की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एनिलीन अपने लोन पेयर को बेंजीन को दे देता है, बेंजीन को देने से उसका जो लुईस क्षार का प्रवृत्ति है, लुईस क्षार का जो गुण है वो प्रदर्शित नहीं होता है, अनुनाद की वजह से ऐसा होता है। यहां से एक प्रश्न और आता है कि आपने देखा ये बेंजीन थी, बेंजीन का ये समूह जुड़ने के बाद पहला कार्बन ऑर्थो होता है, ये जानते हो आप, अच्छे से पढ़े हो। दूसरे कार्बन का मेटा होता है, बीचों बीच का होता है ये पेरा होता है, ये पता है आपको, ठीक है। एक चीज आप ये भी नोट कर लीजिए कि ऑर्था पेरा में पता है तो देखिए नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है, पूरे एनिलीन पे। एनिलीन बोल दो चलो, प्लस R प्रभाव प्रदर्शित करने वालों पे सब पर ही होगा, एनिलीन में नहीं। चाहे यहाँ OH हो, चाहे यहाँ OR हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर देने वाला समूह है तो वहाँ एक तो यहाँ ये वाला है पोजिशन ऑर्थो और एक है ये पेरा,
ऑर्थ और पैरा प्रभाव में देखा तो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब बेटा ये होता है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व का ज्यादा होना। इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व के ज्यादा होने से यहाँ नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है मतलब यहाँ तो केवल वो आ सकता है, यानी हम अगर अभिक्रिया करवाए ना, इसकी अभिक्रिया करवाते बेटे अभिकर्मक से, और आगे मैं बताऊंगा अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बेटा नाभिक स्नेही और एक होता है इलेक्ट्रोस्नेही। ऋणावेशित होता है, इलेक्ट्रोस्नेही धनावेशित होता है। प्लस आर प्रभाव देगा, समझना इसको, प्लस आर प्रभाव देगा मतलब ऑर्थ और पैरा पे नेगेटिव आएगा और नेगेटिव के ऊपर बेटा केवल प्लस जुड़ सकता है। तो ऑर्थ और पैरा पे इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होगा तो बेटा पर क्या है, जहां यहां माइनस है तो दूसरे पे सीधी सी बात है प्लस ही आएगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व कमी होगा तो वहां धनावेश माना गया, धनावेश पे संभावना है कि नाभिक स्नेही जुड़ सकता है। दिमाग लगाना आप, OH लोन पेयर नीचे देगा तो माइनस आएगा बेटा, और माइनस आने से हमारे बेंजीन पर ज्यादा संभावना इलेक्ट्रो स्नेही की जुड़ने की है। आपको प्रश्न तो यह आएगा या रिएक्शन आएगी, अपने रिएक्शन आ गई। मान लो नाइट्रिक एसिड की, आप नाइट्रो समूह को कहां जोड़ोगे, पैरा पे जोड़ोगे, मेटा पे जोड़ोगे या ऑर्थो पे जोड़ोगे, ये तो आपको इसी नियम से तो पता चलेंगे। किससे, इस अनुनाद प्रभाव से तो पता चलेगा। अनुनाद प्रभाव से आप पता लगा लोगे कि माइनस माइनस कहाँ आता है, ऑर्था पे आता है, ऑर्था पे आता है, पैरा पे आता है, कहीं भी दोनों जगह आपको अच्छा लगे जोड़ दो, अच्छा रहेगा। कहाँ पर जोड़े, पैरा पर जोड़े, क्योंकि पैरा पर दूरी ज्यादा है तो प्रतिकर्षण बोले तो ज्यादा नहीं होता है, इस वजह से वो अपने आप में स्थायी होता है। तो उत्पाद कौन से अच्छे, प्लस आई प्रभाव के अनुसार इलेक्ट्रोस्नेही के प्रति जो उत्पाद बनेगा वो कौन सा अच्छा, ऑर्था और पैरा वाला अच्छा, ठीक, बाकी सब खराब है। दूसरा एग्जाम्पल हमने ये ले लिया कि बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर इस बार आपने जोड़ दिया ऐसा समूह जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचता है। तो हमने इसके लिए जोड़ा, किसी से नाइट्रो समूह जोड़ दिया। नाइट्रो समूह का सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O और उपसहयोगी बॉन्ड इस पर। आपको पता होगा कि खींचने वाला यहाँ ऑक्सीजन है बेटा। ऑक्सीजन क्या करता है, पाई बंद में से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। खींचने से क्या होगा, समझना इस चीज को, खींचने से होगा क्या, जिसके ऊपर जाएगा बेटा ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, जिससे जाएगा कमी आने की कोशिश होगी। यहाँ पे आया नहीं अभी तक, होगी, यहाँ माइनस आने की संभावना है, ठीक। ये जाएगा तो कमी यहाँ आएगी, तो इस कमी को ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नाइट्रोजन अपने आप में कार्बन से फिर शक्तिशाली है, शक्तिशाली होने से कार्बन को कहेगा तू दे, तो कार्बन अपने पाई बंद को आगे दे देगा। ये संभावना ही होगी, ये चलेगा। यहाँ पे क्या होगा देखना एक बार आप, होगा क्या कि पाई बंद लोन उसकी तरफ जा रहा है, ज्यादा शक्तिशाली की तरफ, तो पाई बंद ही टूटा और पाई बंद ही गया, हुआ ना, जाने से कमी आएगी पीछे इस जगह, इस कार्बन पे। होगा क्या कि देखिए कि अपना जो नाइट्रोजन था उसके कार्बन के बीच तो डबल बॉन्ड बन चुके हैं, पाई बंद के जाने से नाइट्रोजन की कमी पूरी हो चुकी है। ये सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन के ऊपर, ये उपसहयोगी बंध है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोन पेयर नाइट्रोजन ने दिया था तब बना था। यहाँ लेने से आ गया माइनस, जहाँ कमी आई बेटा ये प्लस, बाकी कुछ भी नहीं बदला है। यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ दूसरा डबल बॉन्ड है। आगे चलो, ये कमी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इस कमी को ये कहेगा लोन पेयर मैं देता हूँ तेरे को, पर बेटा इसके पास कमी हो जाएगी। इसके पास कमी होगी तो क्या हो जाएगा, देखना आप, समझना। डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज है, उपसहयोगी बंध है यहाँ ऐसा का ऐसा, यहाँ अभी बंध बन गया, इसके जाने से ये बंध बन गया, यहाँ ऑलरेडी पहले से बंध है और अभी कमी आ गई यहाँ। इस कमी को पूरा ये करेगा, कहेगा मैं देता हूँ तेरे को, पर कमी यहाँ आ जाएगी, यहाँ कमी आ जाएगी, तो बेटा क्या बनेगा, इस प्रकार बनेगा। ये वही डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, एक के पास उपसहयोगी बंध है, बाकी यहाँ बंध बन चुका है, अभी नया बंध ये बना, कमी आ गई यहाँ। इस कमी को पूरा करने के लिए फिर ऊपर वाले कार्बन को दया आती है, उसके बाद तो कार्बन इसी का नंबर आया, इसके पास डबल बॉन्ड है तो वो नीचे तो कमी नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन वापस से ऑक्सीजन से ले लेता है या ऑक्सीजन वापस दे देता है, तो डबल बॉन्ड वापस से पूर्व स्थिति में आ गए, तो संरचना बन गई इस प्रकार की। क्या संरचना बनी, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उपसहयोगी बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां बन गया बॉन्ड, ये बन गया बॉन्ड, ये बन गया बॉन्ड, पूर्व स्थिति में वापस से आ गया। कुछ भी हुआ हो, ये लेने वाले समूह की वजह से माइनस आर प्रभाव दे रहा है,
माइनस आर प्रभाव देने की वजह से और था वही पेरा वही, पर आ गया प्लस प्रभाव। प्लस प्रभाव के आ जाने से आप भी जानते हो प्लस पे तो माइनस ना भी किस नहीं जुड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, रिजल्ट ये निकला है प्लस आर प्रभाव से और था पेरा पे माइनस आता है और वहां जुड़ेगा इलेक्ट्रोस्नेही, और माइनस आई प्रभाव से और था पेरा पे प्लस आता है वहां जुड़ेगा नाभिक स्नेही। कोई भी समूह को तोड़ो तो KOH को तोड़ो, HCl को तोड़ो तो एक प्लस आता है तो बेटा दूसरा माइनस आता है। माइनस वाले को ही नाभिक स्नेही कहते हैं, प्लस वाले को ही इलेक्ट्रोस्नेही कहते हैं। आपकी इच्छा है उसको कहां जोड़ना है, आप खुद डिसाइड कर सकते हो। प्रत्येक अभिक्रिया में उत्पाद कैसा देगा और क्या देगा। तीसरा प्रभाव है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ज्यादा कुछ नहीं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में ज्यादा कुछ नहीं होता बेटा। यहां जो पाईबंद है ना, वो पाईबंद टूटता है, पाईबंद टूट के सिग्मा बंध बनाता है, बस इतना सा है। पाईबंद कहां कहां पाया जाता है, असंतृप्त समूह में पाया जाता है पाईबंद। अब असंतृप्त समूह या तो वो डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने का मतलब वो एल्कीन होगा या फिर एल्काइन होगा, एक चीज तो ये, या फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हो तो ये तो कार्बोनिल समूह है। याद रखना इसको कहते हैं कार्बोनिल समूह। और कार्बोनिल समूह की कैटेगरी में आता है एक तो बेटा एल्डिहाइड और एक आता है कीटोन, ये दोनों ही कार्बोनिल समूह है। पीछे हाँ RH जुड़ा हो और दोनों ही RR जुड़े हो तो कीटोन है, ये जुड़ा हो तो एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड समूह हो सकता है, कीटोन हो सकता है तो कार्बोनिल हो गया ये, और एल्कीन और एल्काइन है तो हो गया ये। होगा दोनों में पाईबंद, ये पाईबंद टूटता है। अब प्रश्न आता है क्यों टूटता है, तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव तब प्रदर्शित किया जाएगा किनके द्वारा। पहली चीज तो हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक, तो कार्बनिक यौगिक के द्वारा। कोई भी कार्बनिक यौगिक XYZ हमारे पास है, अगर उससे कोई क्रिया करने से बाहर से कोई अभिकर्मक आ जाए, और अभिकर्मक मैंने बता ये अभी या तो वो नाभिक स्नेही हो सकता है या फिर वो इलेक्ट्रोस्नेही हो सकता है, उनमें से कोई आ जाए तभी ऐसा होगा कि इस बंध को पाईबंद को टूटना पड़ेगा और पाईबंद टूट के सिग्मा बनाने लग जाएगा, तोड़ना पड़ेगा बनाना। तो यहां से ये टूटेगा, मान लो जैसे कि HCl आ गया तो टूटेगा, इस पे आ गया माइनस तो इस पे आ गया प्लस, ये भी टूटेगा H प्लस और Cl माइनस। समझना इस चीज को, माइनस वाला प्लस के ऊपर प्लस वाला माइनस के ऊपर जाके ऐड हो जाएगा और क्रिया पूरी हो जाएगी। उदाहरण दूसरा ले लो, HCl ले लो आप, HCl टूटेगा तो भी H प्लस और Cl माइनस आएगा। यहां जोड़ा इलेक्ट्रॉनों का ज्यादा विद्युत ऋणता की तरफ जाएगा तो यहां चला गया तो माइनस और ये आ गया प्लस के ऊपर माइनस और माइनस के ऊपर प्लस आ जाएगा और ऐड हो जाएगा बेटा। ये होता है इलेक्ट्रोमेरिक में, सिंपल सा कंसेप्ट है। बट ये प्रभाव तभी होगा जब कार्बनिक यौगिक की क्रिया अभिकर्मक से हो रही हो। कोई अभिकर्मक आना चाहिए, अगर कोई क्रिया के दौरान अभिकर्मक आया ही नहीं ना तो अभिकर्मक नहीं आने से क्रिया होगी नहीं, यानी यहां इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव तभी प्रदर्शित किया जाएगा बच्चा। सॉरी, यहां पर ये इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव तभी प्रदर्शित किया जाएगा जब यहां पे कोई कार्बनिक यौगिक के साथ अभिकर्मक आए। समझ रहे हो। दूसरी चीज, अब ये प्रभाव भी इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को ई प्रभाव कहते हैं। ये ई प्रभाव भी दो प्रकार का होता है, एक तो प्लस ई प्रभाव वही बात, और वही माइनस ई प्रभाव। ये क्या फंडा है, तो फंडा कुछ नहीं है, आप तो याद रखो, अगर एल्कीन और एल्काइन आ जाए तो प्लस ई बताएगा, कुछ नहीं बताएगा इसके अलावा। और कार्बोनिल यौगिक में एल्डिहाइड कीटोन में से दोनों में से कोई आ जाए माइनस ई प्रभाव बताएगा। बस यही फंडा याद रखना, इसके अलावा कुछ नहीं है। जोड़ना उस तरफ है जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा माइनस आएगा, माइनस के ऊपर प्लस जोड़ना है, ये कंसेप्ट आपको दूसरा याद ये रखना है। भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन है एक तरफ तो एक तरफ कार्बन है, ज्यादा शक्तिशाली कौन है, ऑक्सीजन है, तो नेगेटिव इस पे ही आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। तो पाईबंद ये ले जाएगा, तब ले जाएगा जब अभिकर्मक आए, तब अभिकर्मक नहीं आएगा टूटेगा नहीं तो क्रिया होगी ही नहीं। तो नेगेटिव आएगा यहाँ, पॉजिटिव आएगा यहाँ, तो बाकी दूसरे को तोड़ लो, पॉजिटिव को नेगेटिव के ऊपर, नेगेटिव को पॉजिटिव के ऊपर जोड़ दीजिए, उत्पाद यहाँ, ये H यहाँ OH ये साइनो यहाँ जुड़ेगा। कौन सा कंटेंट कहाँ जुड़ेगा ये आपके जो नियम बताने जा रहा हूँ या बता रहा हूँ, ये रासायनिक अभिक्रियाओं में काम आएंगे। चौथा प्रभाव है अतिसंयुग्मन प्रभाव।
हाइपर कंजुगेशन, अति संयुग्मन प्रभाव। सभी प्रयोगों का प्रभाव का अपने आप में अनुप्रयोग है, कोई ना कोई काम जरूर आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन में काम आएगा, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। अति संयुग्मन को समझना है ना, तो आपको एक चीज समझ लेना, बस एक चीज ये समझ लेना कि जहां असंतृप्तता है, असंतृप्तता का मतलब बहुत सारे वर्ड है, देखो असंतृप्तता का मतलब है वहां हो सकती है इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो सकता है वहां डबल बॉन्ड हो, धनावेश हो, ऋणावेश हो या इलेक्ट्रॉन फ्री हो, तो वहां इलेक्ट्रॉनों की कोई ना कोई अनियमितता ही है, ठीक है ना। असंतृप्तता का मतलब डबल बॉन्ड या धनावेश से समझे, तो यहां ऐसी कंडीशन हो और ये समूह किसी कार्बन पे देखने को मिलेंगे, कार्बनिक है, तो इस कार्बन से शर्त यह है कि एक ऐसा कार्बन जुड़ा हो जिसके पास कार्बन H बॉन्ड हो। कार्बन H बॉन्ड कौन सा होता है रे? अरे कार्बन के पास H देखो 4 होते, 4 होते कि नहीं होते? अरे होते। अब ये चाहे तो कार्बन को हटा के हाइड्रोजन को हटा के कार्बन जोड़ ले, हटा दिया जोड़ ले, हटा दिया जोड़ ले, बट हाइड्रोजन है, होना चाहिए बस। किसी कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो इसे कहते हैं CH बंध, और CH बंध भी कौन सा है यहाँ? सिग्मा बंध बेटा। ये होना अनिवार्य है अति संयुग्मन के लिए। तो संयुग्मन के लिए रिक्वायरमेंट क्या चीज की है ना, तो वो CH बॉन्ड की है। अब ये CH बंध क्या करता है? अरे बेटा CH बंध में सिग्मा है, यहाँ बेटा सिग्मा टूटता है पाई बनता है, उल्टा होता है। पीछे देखा था हमने, अरे पीछे देखा था इलेक्ट्रोमेरिक में, अरे पाई टूट के सिग्मा बन रहा था। अरे अति संयुग्मन में होता क्या है? अति संयुग्मन में सिग्मा टूटता है पाई बनता है, इसलिए वो स्थायी हो जाए। स्थायी क्यों हो जाए? क्योंकि मैंने कहा वो असंतृप्त होता है किसी न किसी प्रकार से। असंतृप्त मतलब कमी है वहां किसी न किसी प्रकार की। उस असंतृप्त को संतृप्त करने के लिए, असंतृप्त को संतृप्त करने के लिए सिग्मा बंध को पाई बनाना पड़ता है। कैसे बनाता है और क्यों बनाता है, किस प्रकार वो स्थायी होता है? रिक्वायरमेंट किस चीज की है? कार्बन। कार्बन भी वो जो पहला कार्बन किसी से अटैच हो, कार्बन धनाइन है, उसे पहला कार्बन अल्फा कह देंगे हम इसे, और अल्फा के पास हाइड्रोजन होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, ये रिक्वायरमेंट है उसकी। ठीक है, विशेषतः धनाइन के लिए समझा देता हूं मैं। हमारा कार्बन है धनाइन वाला, कार्बन है धनाइन वाला, 3-4 पॉसिबिलिटी ले लेता हूं धनाइन वाला, इसी एक से एग्जाम्पल समझ में आ जाएगी सारी कहानी। ठीक, इसे मैं क्या क्या जोड़ रहा हूं देखना आप एक चीज को। मैं इससे जोड़ रहा हूं कार्बन, एक धनाइन का मतलब एक वैलेंसी तो अधूरी है, बट 3 वैलेंसी भी तक बाकी है, तो 3 वैलेंसी को मैं चाहूं तो हाइड्रोजन से पूरी कर दूं, मैं चाहूं तो 2 हाइड्रोजन से पूरी कर दूं और 1 कार्बन से पूरी कर दूं। अगर 1 कार्बन से पूरी करता हूं तो उस कार्बन पे फिर से हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ये तो आपको पता ही होंगे। ठीक है, आगे बात चाहूं तो मैं हो सकता है कि मैं 1 ही हाइड्रोजन जोड़ना चाहूं, बाकी में कार्बन जोड़ देता हूं, 1 तो हाइड्रोजन बाकी कार्बन, कार्बन का मतलब CH3 है, CH3 है, पूरा जोड़ दिया। मैं चाहूं तो तीनों ही वैलेंसी किसके द्वारा पूरी कर दूं? कार्बन के द्वारा पूरी कर दूं। ये मेरे पे निर्भर करता है मैं कैसे पूरी कर। यहां आपको एक एक चीज में आपको अलग अलग भिन्नताएं नजर आएगी, क्या भिन्नताएं नजर आ रही है समझना इस चीज को। ठीक है, मैंने कहा था कि कार्बन ऐसा समूह जिसपे धनाइन है, कमी अपने आप में है, तो इस कमी को पूरा करना है अति संयुग्मन प्रभाव से। अति संयुग्मन ये कहता है कि जहां कमी है उस कार्बन से जुड़ा हुआ कोई समूह, पहला भी फोकस बिंदु तो ये हुआ ना हमारा, उससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन होना चाहिए, और कार्बन अल्फा वाला, और पहला कार्बन तो मुझे यहाँ नजर ही नहीं आ रहा, मतलब यहाँ अल्फा कार्बन है ही नहीं, 0 बेटा। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी थे, वो भी नहीं है बेटा। जब ये जरूरी थे, जो चीज़ जरूरी थी वो नहीं है ना, तो ये प्रभाव यहाँ नहीं लगेगा बेटा, नहीं लगेगा, कोई फायदा ही नहीं इसको लगाने का। आगे चलो, आगे आप चलोगे तो ये वाला समूह तो फोकस हो गया अपना, हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी थे, हाइड्रोजन के द्वारा कोई प्रभाव प्रदर्शित किया ही नहीं जाता पहली चीज तो। आगे चलते, पहला कार्बन बेटा अल्फा है, तो अल्फा कार्बन की संख्या तो 1 नजर आ रही है मेरे को, बिल्कुल आपको भी नजर आ रही होगी। इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन कितने है? अल्फा हाइड्रोजन है बेटा 3 है। अब 3 हाइड्रोजन करेंगे क्या, इस चीज को समझना है। इधर आ जाओ आप, कार्बन के पास बेटा हाइड्रोजन है 3, ठीक, अभी तक स्थायी नहीं था। क्यों स्थायी नहीं? क्योंकि यहाँ धनावेश आ रहा है, ठीक है ना, और 2 हाइड्रोजन जो थे वो ऊपर और नीचे जुड़े हुए हैं, वैलेंसी अभी तक अधूरी है धनाइन की वजह से। इस वैलेंसी को पूरा करने के लिए इनमें से कोई भी 3 कार्बन में से 1 कार्बन तैयार हो जाता है, कहता है
ठीक है, मैं अपना बंद दे के जा रहा हूं, तुम बंद बना लो। बंद दे के जाएगा, सोचो क्या बनाएगा पीछे, कार्बन धनायन के रूप में दे के जा रहा है, मतलब कमी तो ले जाएगा अपनी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दे के चला गया तो नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके बंद। तो सीधी सी बात है, यहाँ हुआ क्या, बंद यहाँ बन गया और यहाँ से हाइड्रोजन H+ के रूप में फ्री हो गया, बाकी H CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, बिल्कुल बना। आगे हम बात करें तो जरूरी नहीं कि इसकी कोई ठेकेदारी नहीं है कि यही जाएगा, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, बार बार नंबर आएगा इसका, एक बार फिर दूसरे बार में इसका नंबर आएगा, तीसरी बार में इसका नंबर आएगा। देखो CH2 ज्यादा स्थायी है इसकी बजाय। तो ये समूह जो था अब तक धनायन की वजह से, धनायन की वजह से क्या था, CH3 CH2 धनायन, ये स्थायी नहीं था, बट ये अब स्थायी हो चुका है। ये इसकी वजह से कि इससे जुड़ा पहला कार्बन अल्फा है, और अल्फा कार्बन जहां है ना बेटे, वहां अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन जितनी ज्यादा है ना, सहयोग उतना ही ज्यादा करेंगे, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। और समझाता हूं, ये कार्बन है धनायन वाला, फोकस बिंदु यही है, इससे जुड़ा कार्बन नहीं है, इससे जुड़ा कार्बन ये रहा। इसके पास कितने हाइड्रोजन, 3, ये तीनों 3 बार मदद करेंगे। जब ये थक जाएंगे फिर इसके कार्बन का नंबर आएगा, ये भी अल्फा ही है, ये भी अल्फा ही है, कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इसकी बात करो आप, इस कार्बन के ऊपर कमी है, कमी भी कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन जुड़े हुए समूह इस प्रकार के हैं। इस समूह की यदि बात की जाए, इन समूह की बात की जाए तो प्रत्येक अल्फा है, अल्फा अल्फा है, और अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 3 ही हाइड्रोजन, 3 बार ये मदद करेगा, 3 बार ये मदद करेगा, 3 बार ये मदद करेगा। इसके तो आराम ही आराम है, 9 हाइड्रोजन आराम देने वाले, 6 हाइड्रोजन यहाँ देने वाले, 3 हाइड्रोजन यहाँ देने वाले। दुर्भाग्यवश यहाँ कोई देने वाला नहीं है, जहाँ देने वाला हाइड्रोजन नहीं है वहाँ वो हमेशा परेशान रहेगा। और जो चीज़ बेटा परेशान रहती है ना वो स्थायी थोड़ी होती है, जहाँ परेशानी सबसे कम वो स्थायी है। तो आपको नजरिया आएगा कि अल्फा हाइड्रोजन 0 है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है 3, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है 6, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 9 हाइड्रोजन हुआ तो अति संयुग्मन बहुत ज्यादा होगा, ये बात भी समझ लो आप, अति संयुग्मन सबसे ज्यादा। और बेटा ये प्रभाव, जो प्रभाव जहां नजर आ रहा है ना, इस प्रभाव की वजह से स्थायित्व प्रत्येक चीज का बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ इस चीज को आप देखोगे तो कार्बन धनायन है, ये भी कार्बन धनायन है, ये भी कार्बन धनायन है, ये भी कार्बन धनायन है। ये 3 डिग्री वाला कार्बन धनायन है बेटा, ये 2 डिग्री वाला है, ये 1 डिग्री वाला है, और ये 0 डिग्री वाला है। ये 0 डिग्री धनायन जो है, ये वाली बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो अतिसंयुग्मन प्रभाव नहीं है, अतिसंयुग्मन प्रभाव नहीं है तो यहाँ कोई स्थायित्व नहीं है, बट यहाँ है थोड़ा स्थायी है, ये और स्थायी है, ये और स्थायी है। बेटा स्थायित्व का क्रम पता लगाता है ये, और यही प्रश्न आता है धनायनों की स्थायित्व का क्रम, ये क्रम है। अगर आपको यही प्रश्न उल्टा आ जाए, किसके लिए आ जाए, ऋणायन के लिए आ जाए ना, बात करें ऋणायन की बात करें तो ऋणायन के लिए आपको इसी क्रम को क्या कर देना है, उल्टा कर देना। उल्टा बोले तो 3 डिग्री का ज्यादा है तो यहाँ 3 डिग्री का सबसे कम, 3 का कम, 2 के बाद सबसे ज्यादा 1 का, उसके बाद 0 का। तो नेगेटिव में उल्टा होता है, कार्बन पे नेगेटिव हो। और एक और होता है मुक्त मूलक भी होता है बेटा, कार्बन पे मुक्त मूलक का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन, समझना। कार्बन के ऊपर प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जोड़े की कमी, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म ज्यादा है, और मुक्त मूलक का मतलब बेटा उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ही है। अरे 3 तो बंद है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 3 बंद के 6 इलेक्ट्रॉन एक साथ, अधूरे ही है अभी तक, अपूर्ण ही है। अरे कमी है, कमी तो रहती है, मुक्त मूलक के पास भी कमी रहती है, समझना इस चीज को। मुक्त मूलक हो तो भी कमी है, और धनायन है तो भी कमी है। तो मुक्त मूलक और धनायन का क्रम 1 आएगा, मुक्त मूलक भी कमी है, धनायन भी कमी है, तो कमी का क्रम तो 1 आएगा। और ऋणायन में ज्यादा है और ज्यादा का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना भी नुकसान है, तो यहाँ स्थायित्व उसका कम हो जाएगा। तो ये था हमारा अतिसंयुग्मन प्रभाव, जो धनायन, ऋणायन और मुक्त मूलक के स्थायित्व को बताता है। ठीक, ये आपको सारे नियम, ये जितने भी नियम थे, ये आपको आने वाली जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस है उनमें उत्पाद कैसे बनेगा, 2 कंटेनर उसमें से कौन सा स्थायी है, कौन सा पहले बनेगा, उनके बारे में बताएगा। कुछ रूल्स, बेसिक रूल्स, बाकी शेष बचते हैं जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।